राजस्थान 10 बजे में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। चलिए शुरू करते हैं संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला। अलग अलग संभागों से हमारे रिपोर्टर आप तक बड़ी खबरें पहुंचाने के लिए जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करते हैं जयपुर संभाग का, जहां की आज की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता योगेश शर्मा। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र का आज से आगाज हुआ। राज्यपाल कलराज मिश्र ने अभिभाषण पढ़ा और सरकार की तमाम उपलब्धियों को सदन के अंदर सामने रखा। वो बातें भी राज्यपाल के मुख से सुनने को मिल गई जो कि केंद्र सरकार की नीतियों को आघात पहुंचाने से जुड़ी थी। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही आज से विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो गई। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज अभिभाषण से पहले नई परंपरा डाली। राज्यपाल ने अभिभाषण से पहले विधानसभा में संविधान की प्रस्तावना और मूल कर्तव्यों को पढ़ा और सभी विधायकों ने भी इसे दोहराया। सभी विधायकों को संविधान की प्रस्तावना और मूल कर्तव्यों के पालन की शपथ दिलाने के बाद राज्यपाल ने अभिभाषण को पढ़ा। इससे पहले सीएम अशोक गहलोत, स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी, मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी, मुख्य सचिव निरंजन आर्य, विधानसभा सचिव प्रमिल कुमार माथुर ने राज्यपाल कलराज मिश्र के विधानसभा पहुंचने पर अगवानी की, परंपरा को निभाया और महामहिम को आसन तक लेकर आए। राज्यपाल ने इस बार अभिभाषण की शुरुआत संविधान की प्रस्तावना को पढ़कर की। यह पहली बार हुआ है। इन दिनों राज्यपाल कलराज मिश्र हर कार्यक्रम की शुरुआत संविधान की प्रस्तावना पढ़ने से कर रहे हैं। पिछले दिनों राज्यपाल की इस पहल की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी तारीफ कर चुके हैं। बजट सत्र का कामकाज तय करने के लिए आज सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी की अध्यक्षता में विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति की बैठक हुई। बीएसी की इस बैठक में संभावित रूप से तय हो गया कि राज्यपाल अभिभाषण के बाद सदन में 4 दिन बहस होगी और अभिभाषण पर चर्चा का दौर रहेगा। चौथे दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बहस पर जवाब देंगे। कल से विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस शुरू होगी। 11, 12 और 13 और 15 फरवरी को अभिभाषण पर बहस चलेगी। 15 फरवरी को शाम 5 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभिभाषण पर बहस का जवाब देंगे। 16 से 23 फरवरी को विधानसभा की कार्रवाई का अवकाश रहेगा और 24 फरवरी को 11 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट पेश करेंगे। किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस की विधायक इंदिरा मीना ट्रैक्टर पर बैठकर विधानसभा पहुंची। राहुल गांधी का प्रदेश का दौरा और उसी बीच विधानसभा की कार्रवाई और साथ में ही 4 विधानसभा के होने वाले उपचुनाव को लेकर भी सियासत। तो ये तमाम जो महीना है ये राजनीति से गर्म रहने वाला है। बहरहाल ये ज़रूर है कि राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा के साथ ही विधानसभा हंगामेदार रहने की प्रबल संभावनाएं जताई जा रही है, क्योंकि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का आज रुख था उससे यही लगता है कि विपक्ष तीखे तेवरों के साथ सदन में नजर आएगा, तो वहीं कांग्रेस पार्टी और उनके समर्थक निर्दलीय विधायक जो किसान विरोधी कानूनों को लेकर केंद्र के खिलाफ हमला बोल रहे हैं वो भी प्रखर रूप से अपनी आवाज़ कहते नजर आएंगे। जयपुर के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको लिए चलते हैं अजमेर संभाग की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता इंद्रजीत उबाना। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के प्रस्तावित दौरे को लेकर की जा रही व्यापक स्तर पर तैयारियों का आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के एक दल ने समस्त व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आगामी 12 फरवरी से प्रस्तावित राहुल गांधी के राजस्थान दौरे की तैयारियों को लेकर राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन बुधवार को किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पहुंचने पर माकन का चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री लालचंद कटारिया, हरीश चौधरी, सचिन पायलट, परबतसर विधायक रामनिवास गावड़िया सहित कांग्रेसी नेताओं ने स्वागत किया। कुछ देर एयरपोर्ट रुकने के बाद सड़क मार्ग से अजय माकन सुरसुरा के लिए रवाना हो गए। सुरसुरा में 13 फरवरी को राहुल गांधी वीर तेजाजी के दर्शन कर किसान सभा कर ट्रैक्टर रैली की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के प्रस्तावित दौरे से पूर्व कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने दौरे की सफलता को लेकर संभाली कमान, तो वहीं प्रशासन ने भी पुख्ता किए सुरक्षा के इंतजाम। आगे बढ़ते रुक करते जोधपुर का। जोधपुर संभाग की आज की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हमारे संवाददाता राजीव को। कोरोना वायरस से निपटने के लिए जहां लगातार तमाम व्यवस्थाएं की जा रही, वही वैक्सीनेशन का कार्य भी जारी है। जोधपुर में अगर बात करें तो पुलिस प्रशासन के अलावा बीएसएफ और आर्मी के अलावा एयरफोर्स के अधिकारियों और जवानों ने आज वैक्सीनेशन लगाया है। जोधपुर के पुलिस लाइन परिसर के अंदर पुलिस कमिश्नर जोश मोहन के अलावा
अन्य डीसीपी व अन्य अधिकारियों ने वैक्सीनेशन की इस प्रक्रिया में भाग लिया और वैक्सीन लगाया है। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि जोधपुर जिला कलेक्टर और सीएमएचओ डॉक्टर बलवंत मंडल लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अलग अलग चरणों के तहत वैक्सीनेशन लगाने का कार्य जारी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जोधपुर के संभागीय आयुक्त पूरे संभाग के जितने 6 जिले हैं वहाँ के कलेक्टर से भी लगातार फीडबैक ले रहे हैं। तमाम चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी उनसे भी फीडबैक ले रहे हैं। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि कोरोना काल से निपटने के बाद अब जब वैक्सीनेशन का दौर चल रहा है तो सरकार ने गाइडेंस तय की है, जो प्रक्रिया निर्धारित की है उसके तहत वैक्सीनेशन का कार्य जारी। आगे बढ़ते हैं, आपको ले चलते हैं बीकानेर संभाग की आज की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं हमारे संवाददाता लक्ष्मण राघव। वैक्सीनेशन को लेकर बीकानेर में आंकड़े बहुत ज़्यादा उत्साहजनक नहीं हैं, लेकिन फिर भी फ्रंटलाइन वर्कर्स और पुलिसकर्मी लगातार अपना वैक्सीनेशन करा रहे हैं। आज बीकानेर रेंज के आईजी प्रफुल्ल कुमार कोरोना का टीका लगवाने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने फर्स्ट इंडिया न्यूज़ से बातचीत में कहा कि ये ज़रूरी है कि फ्रंटलाइन वर्कर्स वैक्सीनेशन कराएं। ये न केवल उनके लिए बल्कि उनके परिवार के लिए भी लाभप्रद है। इधर अतिरिक्त संभागीय आयुक्त सुनीता चौधरी भी मैं स्टाफ आज हॉस्पिटल पहुंची और कोरोना का टीका लगाया। उनका कहना था कि घबराने और डरने की जरूरत नहीं है, ये बेहद ज़रूरी है और ये वैक्सीन सुरक्षित है। दोनों ही अधिकारियों ने निगरानी में तकरीबन 35 मिनट बिताए और दोनों टीकाकरण के बाद स्वस्थ दिखाई दिए। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त सुनीता चौधरी ने कहा कि ज़रूरी है कि कोरोना वैक्सीन जो लोग अभी पहले चरण में प्रिस्क्राइब्ड हैं वो जरूर लगवाएं। आगे बढ़ते रुक करते उदयपुर संभाग की आज की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हमारे संवाददाता अनुपम दीक्षित। बांसवाड़ा जिले में आज 2 हादसों ने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया। कुशलगढ़ में जहां एक पिता ने अपने 4 मासूम बच्चों, जिनकी उम्र 2 से महज 8 साल के बीच थी, उनके गले बिजली के तार से रौंद दिए, काट दिए और खुद भी खुदकुशी कर ली। वहीं दूसरा हादसा शहर में हुआ, जहां मॉक ड्रिल के दौरान एक 32 वर्षीय युवक की मौत हो गई और हादसा का दर्द इसलिए और बढ़ गया क्योंकि 22 फरवरी को उसकी पत्नी को डॉक्टर ने डेट दे रखी है। वह पिता बनने वाला था और उससे पहले ही मौत हो गई। 2 वर्ष का गणेश, 4 वर्ष का विक्रम, 6 वर्ष का मांगीलाल और 8 वर्ष का राकेश, जिन्होंने ठीक से जिंदगी को समझा ही नहीं था और पिता ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। और पिता भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। जिस घर में खाने के लिए एक दाना नहीं था, शाम के समय पिता आसपास के घरों में ताक झांक करता था कि कोई उसके बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए दे दे। वह पिता पूरे दिन शराब के नशे में डूबा रहता था, क्योंकि महज 10 रुपए से 15 रुपए लीटर में आज भी शराब बांसवाड़ा के गांव-गांव और कोने-कोने में मिल रही है। यही शराब है जो लोगों की जिंदगी निगल रही है। यहाँ जरूरत है कि पूरी तरह से हथकढ़ शराब या अन्य पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जाए। हालांकि आरोपी पहले भी मारपीट कर चुका है। एसपी काविंद्र सिंह सागर ने खुलासा किया कि वह शराब के नशे में अपने बच्चों को उठाकर फेंक देता था, उनके साथ मारपीट करता था। उसने कुछ दिन पहले पत्नी के साथ मारपीट की तो वो अहमदाबाद मजदूरी के लिए चली गई और उससे पहले अपनी मां के साथ मारपीट की तो वह घर छोड़कर कहीं अन्य चली गई। इस तरह वह बहसी तो लंबे समय से था, पर कोई उसका विरोध नहीं कर रहा था क्योंकि सबके बीच में शराब आड़े आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ बांसवाड़ा शहर में हुए इस हादसे में प्रशासन पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं पुलिस की ओर से अभी से ही दमकल को पूरी तरह क्लीन चिट दे दी गई है कि इस मामले में अब कुछ नहीं हो सकता। पुलिस ने मान लिया है कि केवल बाइक चालक की ही गलती थी और वह ही आकर के टकराया। यहाँ सवाल इसलिए उठता है, जब यह मालूम था प्रशासन को, प्रशासन का मॉक ड्रिल था कि मयूर मिल तमाम वाहन जाएंगे, तो क्यों नहीं उस समय अतिरिक्त वाहनों को रोका गया? यह एक सवाल ऐसा है जिसका जवाब न तो प्रशासन के पास है, न मयूर मिल के पास है, न अन्य किसी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, आपको ले चलते कोटा संभाग की आज की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं हमारे संवाददाता गुल मोहम्मद। कोटा के रामगंज मंडी में संघ के नेता पर हुई फायरिंग के मामले में कोटा ग्रामीण पुलिस को मिली कामयाबी।
वारदात के कुछ घंटे बाद ही 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। कोटा के रामगंज मंडी में बीती रात संघ नेता दीपक शाह पर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस को कामयाबी मिल गई है। पुलिस ने वारदात के कुछ घंटे बाद ही मुख्य अभियुक्त सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी आशु पाया ने अपने भाई स्ट्रीट शीटर बाबू पाया के साथ वाहन टकराने को लेकर हुए विवाद का बदला लेने के लिए फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया था। संघ नेता दीपक शाह पर हुई फायरिंग के बाद रामगंज मंडी में बीजेपी नेताओं सहित संघ से जुड़े लोगों में आक्रोश फैल गया था। इसके बाद रामगंज मंडी में तनाव भी उत्पन्न हो गया था। ऐसे में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नाकेबंदी के दौरान मुख्य अभियुक्त आशु पाया और उसके 2 साथी सुफियान और भाविक चावड़ा को धर दबोचा। ग्रामीण एसपी शरद चौधरी ने इस पूरे घटनाक्रम पर स्पष्ट कहा कि ये पूरी वारदात वाहन टकराने को लेकर हुए विवाद के चलते हुई है। इसका राम मंदिर के निर्माण के लिए एकत्र की जा रही धनराशि मामले से कोई लेना देना नहीं है। एसपी शरद चौधरी ने कहा कि मुख्य अभियुक्त आशु पाया के हिस्ट्री शीटर भाई बाबू पाया का कुछ दिनों पहले संघ नेता दीपक शाह के साथ वाहन टकराने की बात को लेकर झगड़ा हो गया था। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बदमाश बाबू पाया को गिरफ्तार कर जेल भी भिजवाया। इसी का बदला लेने की नीयत से बाबू पाया के भाई आशु पाया ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस पकड़े गए तीनों बदमाशों से पूछताछ में जुटी हुई है। आगे बढ़ते हैं। बात भरतपुर संभाग की। भरतपुर की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता रवि कटारा। धौलपुर में अवैध बजरी के खिलाफ कार्रवाई करने गई धौलपुर पुलिस पर बजरी माफियाओं ने किया फायर, तो वहीं धौलपुर पुलिस ने भी की जवाबी फायरिंग। क्षेत्र में अवैध बजरी निकलने की शिकायत मिलने पर आज एसपी केशव सिंह ने बजरी निकासी को पूरी तरह रोकने के लिए कमान संभाली। सुबह से ही बजरी से भरे ट्रैक्टरों को पकड़ने के लिए एसपी केशव सिंह डीएसटी टीम और अलग अलग स्थानों की पुलिस के साथ जैसे ही सदर थाना क्षेत्र के इलाके गेड़ गांव में पहुंचे तो बजरी माफियाओं ने एसपी की टीम पर फायरिंग कर दी। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग करते हुए बजरी से भरे एक ट्रैक्टर को जब्त करने के साथ 2 माफियाओं को अवैध देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। एसपी केशव सिंह ने बताया कि अवैध बजरी को लेकर लंबे समय से शिकायत मिल रही थी, जिसको लेकर 8 थानों को अलर्ट किया गया। वहीं रेकी करने वाले 7 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनके पास से 15 बाइकें भी बरामद की गई है।